हाय गाइज, नमस्कार। मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा। आखिर विद्युत ऊर्जा क्या होती है, देखो चलते हैं हम। तो सर्वप्रथम सभी हेडिंग डाल लेंगे भाई, विद्युत ऊर्जा। सर्वप्रथम करेंगे विद्युत ऊर्जा आखिर होती क्या है। देखो, विद्युत स्रोत अथवा बैटरी द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत स्रोत की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी विद्युत स्रोत ले सकते हैं हम, ठीक है, या ले सकते हैं बैटरी, ठीक है, और उसको एक सिरे से, ये कोई वायर है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब आवेश को ले जाने में जो किया गया वर्क है ना, उसको ये हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किए गए कार्य को, यह होगी विद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन। आगे अब देखो, इसको मैथमेटिकल किस प्रकार करेंगे इसका देखो। सर्वप्रथम कुछ हम कंसीडर करेंगे। एक देखो, माना R ओम के चालक तार में I धारा T समय के लिए प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो चालक तार में प्रवाहित आवेश क्या होंगे, Q बराबर IT होगा। यदि चालक तार को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे तो Q आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो देखो, तो W बराबर क्या होगा, QV। तो हम जानते हैं, देखो करंट बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। एकांक समय में प्रभावित आवेश को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, आवेश की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो भाई ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा IT। यहाँ से Q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर Q की वैल्यू रखने पर, Q की वैल्यू रखने पर और इसको सोल्व करेंगे तो आगे देखो, W बराबर क्या आ गया, ITV आ गया। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया इसे। ठीक है, इसके बाद में देखो समीकरण 1 से, अब इक्वेशन 1 में देखो, हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। V क्या है यहाँ पर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और फिर I यहाँ पर यानी नहीं सॉरी धारा के समानुपाती होता है, और फिर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये ओम का नियम होता है। तो यहाँ पर ओम के नियम से यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे तो देखो ओमेगा बराबर, यहाँ पर W बराबर कार्य, V की वैल्यू रखेंगे तो IR इंटू IT। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये आ गया कार्य की वैल्यू करंट के फॉर्म में। ठीक है, करंट की फॉर्म में। अब आगे देखो, हम जानते V बराबर IR ओम के नियम से, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो V ये R अपॉन में जाएगा तो ये निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर I की वैल्यू रखेंगे तो देखो, अब देखो यहाँ पर भी रख सकते हैं, इससे भी वैल्यू वही आएगी, और समीकरण 1 में रखने पर भी वही आएगी। देखो इससे निकालेंगे, समीकरण 1 से तो ये नीचे निकाल रखा है, अब मैं निकालता हूँ इससे, तो देखो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर RT, R से R कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर R अपॉन T। ठीक है, ये भी विभवांतर की फॉर्म में आ गई कार्य की मात्रा। ठीक है भाई, यहाँ तक 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है विद्युत शक्ति। आखिर विद्युत शक्ति क्या होता है, देखो सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। देखो, विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत अथवा बैटरी द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब इसको देखो, एकांक समय में ऊर्जा ह्रास की दर को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में I धारा T समय के लिए प्रवाहित की जाए तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो परिपथ में जो शक्ति होगी उसकी विद्युत शक्ति वो P क्या होगी, देखो इसको निकालते हैं। P बराबर क्या होता है, W अपॉन T। ठीक है, और कार्य की वैल्यू हम जानते हैं ऊपर इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी ना, उससे ऊपर हमने टर्म लिखी थी W बराबर QV। अब यहाँ पर Q की वैल्यू लिखेंगे IT, और इसको फाइंड आउट करेंगे
तो W बराबर ये आ जाएगा VIT। ठीक है, तो ये W की वैल्यू यहाँ पर रखने पर इक्वेशन एक में जब रखेंगे तो देखो VIT अपॉन T, T से T कैंसिल आउट, तो शक्ति की वैल्यू क्या आ जाएगी, VI आ जाएगी। ठीक है, अब आगे ओम के नियम से इसमें V की वैल्यू रखने पर देखो क्या आ जाएगा। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, यानी सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समानुपाती धारा और फिर कांस्टेंट राशि आ जाएगी R रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो V बराबर IR की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो देखो P की वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर R, करंट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये करंट की फॉर्म में आ गई शक्ति। अब विभवांतर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम जानते हैं V बराबर होता है IR, I की वैल्यू निकालेंगे तो R नीचे चला जाएगा अपॉन में। ठीक है, I की वैल्यू ये हो जाएगी। I की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 3 में भी लिख सकते हैं और फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, वही बात है। तो देखो इक्वेशन 3 में रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो V अपॉन R का स्क्वायर डॉट R, इसका करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R से R एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक R बच जाएगा। ये इक्वेशन 4 प्राप्त हो गई, विभवांतर के रूप में हमें शक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है, यह टर्म इक्वेशन 4 इसको डिनोट कर रही है। अब हम करते हैं अगला, शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखो शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकंड या फिर इसे वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक अन्य मात्रक होते हैं, वो क्या होते हैं देखो, किलोवाट बराबर होते हैं 10 की पावर 3 वाट और मेगावाट बराबर होते हैं 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर और 1 मेगावाट बराबर। ठीक है, ये इसके बड़े मात्रक हैं जिसकी वैल्यू इस प्रकार होती है। ठीक है, अब हम करते हैं विद्युत परिपथ की बात, अर्थात बिंदु क्या होता है, लूप क्या होता है, जंक्शन पॉइंट क्या होता है, इसकी ब्रांच क्या होती है, और फिर किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ क्या क्या होते हैं, इसको नंबर वाइज से करते हैं बात। ठीक है भाई, चलो सर्वप्रथम डेफिनेशन लिखते हैं। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो सर्वप्रथम बैटरी, चालक तार, प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर और धारागामी कुंजी, धारा नियंत्रक आदि से बनने वाले बंद निकाय को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जिसमें विद्युत स्रोत की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी बैटरी का उपयोग किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स ले सकते हैं हम। ठीक है, एवं विद्युत स्रोत से धारा सतत रूप से प्राप्त होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक सोर्स हम कोई भी लगाते हैं तो उससे धारा लगातार प्राप्त होती है, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के प्राप्त होगी, अर्थात कंटिन्यूस प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जो पहला पॉइंट है लूप, अर्थात लूप किसे कहते हैं। देखो पहला पॉइंट हेडिंग डाल लेंगे, लूप। लूप किसे कहते हैं देखो, बैटरी, चालक तार, प्रतिरोध, कुंजी आदि से बने हुए बंद परिपथ को क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। देखो जैसे इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं भाई, जैसे कोई एक सर्किट है A, B, C, D और E और F। ठीक है, ये कोई सर्किट है। अब इसमें एक तो बैटरी लगी हुई है E1, यानी विद्युत EMF विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है इसका। एक रेजिस्टेंस, यानी कि एक तो सेल लगा हुआ है यहाँ पर, एक सेल यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल है E2 और इसका रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, इसमें से करंट देखो, इसमें से I1 प्रवाहित हो रही है और इसमें से हो रही है I3, इस प्रकार गई, और इसमें से आ गई I2। ठीक है, और इसमें I3 एज इट इज आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांच और नहीं आ रही, इसलिए एज इट इज ऐसी कैसी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लूप क्या होगा, एक तो लूप ये हो सकता है जो, यानी कि बैटरी और चालक तार, प्रतिरोध आदि से यानी बना हुआ बंद परिपथ होना चाहिए। तो एक तो लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया। ठीक है, तो इस इन एग्जाम्पल में किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो एक तो हो गया ABCFA, एक लूप तो ये हो गया। दूसरा हो गया FCDEF, आदि लूप है, यानी कि 2 लूप है इसमें। ठीक है, इस प्रकार तो लूप को चेक करेंगे। फिर आती है शाखा, यानी ब्रांच। ब्रांच किसे कहते हैं, ये देखो सेकंड पॉइंट। देखो
ब्रांच। अब शाखा की डेफिनेशन देखो क्या होगी। लूप का वह भाग जिसमें प्रवाहित धारा का मान नियत रहता है उसे शाखा या ब्रांच कहते हैं। जैसे कि यानी कि लूप है, जैसे इस प्रकार लूप है, कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस या सेल लगा हुआ है, ठीक है, हम जनरली मान लें ये कोई लूप है, तो इसमें धारा का मान इसमें कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से इधर धारा अलग आएगी और इधर धारा अलग आएगी, इसलिए इस पॉइंट तक है ना जिसमें धारा का मान कांस्टेंट रहता है उसे क्या कहते हैं, ब्रांच या शाखा कहते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर डायग्राम था ऊपर उसमें शाखा की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी एफ और ई डी, इसमें शाखा होंगी, ETC और भी हो सकती है, ठीक है, पर ऊपर वाले डायग्राम में जनरली इसमें ही सिर्फ धारा का मान कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद संधि पॉइंट, देखो संधि पॉइंट क्या होता है, जंक्शन पॉइंट, तीसरा पॉइंट है वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे संधि पॉइंट या जंक्शन पॉइंट कहते हैं। यानी कि जनरली देखो जैसे 3 पॉइंट, जैसे एक शाखा ये आ गई, एक शाखा ये आ गई और एक शाखा ये, 3 कम से कम मिलेंगे ना, उसको क्या कहेंगे, संधि पॉइंट कहते हैं, संधि बिंदु या संधि पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में देखो विद्युत परिपथ के विश्लेषण के नियम, यानी कि सर्किट को हम एनालिसिस करेंगे तो उसको यानी सोल्व करेंगे तो उसके लिए 2 नियमों की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला नियम कौन सा होगा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, क्या होगा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, और दूसरा कौन सा होगा, किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसे लूप का नियम भी कहते हैं और पहले नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। तो फर्स्ट नियम पर चलेंगे। देखो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या प्रथम नियम, संधि का नियम, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं या धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, जंक्शन का नियम, ठीक है, और दूसरा करंट का नियम भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अनुसार संधि बिंदुओं पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इस नियम को संधि का नियम कहता है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो उस पॉइंट पर सभी धाराएं आएंगी ना तो उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात आगे देखो समेशन I बराबर 0, जो कि किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप है, ठीक है। अर्थात इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आने वाली धारा प्लस और जाने वाली धारा माइनस, तो इस प्रकार भी बीजगणितीय योग करेंगे ना तो उसका 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, ठीक है। आवेश संरक्षण नियम का पालन किस प्रकार, देखो नीचे इसमें मान लो माना कि 5 प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5 बिंदु O से जुड़े हुए हैं, इसलिए बिंदु O को संधि बिंदु कहते हैं। और इसमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 है। संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा को तो पॉजिटिव लिया जाता है और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लिया जाता है। देखो ये डायग्राम से समझ में आएगा थोड़ा, देखो सर्किट मैंने बना दिया है कि ये तो पॉइंट है संधि पॉइंट, ठीक है, ओपन, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका प्रतिरोध R1 धारा I1, प्रतिरोध R2 धारा I2 और प्रतिरोध R3 धारा I3, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद प्रतिरोध R4 धारा I5 और ये रेजिस्टेंस 5 धारा भी I5, ठीक है। अब इसमें आने वाली धाराओं को तो प्लस लेंगे और जाने वाली धारा को नेगेटिव लेंगे, तो देखो किस प्रकार लेंगे नीचे। अतः संधि बिंदु O पर किरचॉफ के प्रथम नियम से समेशन I बराबर 0, तो इसमें देखो आने वाली धाराओं को क्या ले रहे हैं, प्लस प्लस, और ये जाने वाली को माइनस और ये 2 माइनस, ठीक है। इन दोनों टर्मों को इधर ले जाएंगे, RHS साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगी,
तो इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से स्पष्ट है कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इक्वेशन फर्स्ट से ये सार निकल रहा है, अर्थात निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होता है, I बराबर Q अपॉन टी। एकांक समय में आवेश को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जैसे यहाँ पर T की वैल्यू 1 सेकेंड ले ले तो देखो I बराबर Q प्राप्त हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से जहाँ जहाँ धारा I1 है वहाँ वहाँ आवेश Q1 ले लेंगे, Q2 ले लेंगे, Q3 ले लेंगे, एज इट इज ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाली धाराओं को तो प्लस ले रखा था और जाने वाली धाराओं को माइनस, तो इधर ले आया तो ये हो जाएंगी प्लस। ठीक है, अब आवेश की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, ये Q3 और Q5। अर्थात समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि 1 सेकंड में संधि बिंदु की ओर आने वाले आवेशों का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाले आवेशों के योग के बराबर होता है। अतः इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण कहते हैं। ठीक है, जो पढ़ने हमने पॉइंट किया था ना कि आवेश संरक्षित रहता है, वो इस प्रकार रहता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हम किरचॉफ के द्वितीय नियम, अर्थात किरचॉफ का जो सेकंड नियम है जिसे क्या कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं। देखो किरचॉफ का सेकंड नियम जिसे लूप का नियम कहते हैं। देखो किरचॉफ का सेकंड रूल क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में समस्त प्रतिरोधों एम सेलों के उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है और इसे लूप का नियम कहते हैं। देखो ये यहाँ पर समझ में आएगा कि समस्त सर्किट किस प्रकार होंगे। देखो गणितीय रूप में कंप्लीट सर्किट में जो लगे होंगे उसका सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी। इसे किरचॉफ का गणितीय रूप कहते हैं। और देखो मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इसका। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में समस्त प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग समेशन IR ओम के नियम से का मान बंद परिपथ में समस्त सेलों के विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग समेशन स्मॉल e के बराबर होता है। यही लूप का नियम है। इन मैथमेटिकल रूप ये है इसका कि जो विभवांतर आएगा ना इसमें सिरों पर जो भी प्रतिरोधों पर, ठीक है, वो क्या आएगा, IR आएगा। इन टोटल ले लेंगे और जो सेल लगे होंगे उसका विद्युत वाहक बल टोटल ले लेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। इसे क्या कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं या किरचॉफ का सेकंड नियम कहते हैं। ठीक है, देखो इसको मैथमेटिकल एनालिसिस किस प्रकार करेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम, ये मोस्ट पॉइंट है, इसको लगा लीजिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। देखो किस प्रकार करेगा, एक हम डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, प्लस माइनस इसका विद्युत वाहक बल E1, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1। अब यहाँ से करंट I1 जा रही है, ठीक है, और ये दूसरा सेल लगा हुआ है, इसका विद्युत वाहक बल है E2 और रेजिस्टेंस R2। ठीक है, सर्किट है, देखो सर्किट है A B C D E F। ठीक है, अब एक बार तो लूप ये ले लेंगे, पहला लूप, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार ले लेंगे। दूसरा लूप लेंगे, ये सेकंड लूप हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट लूप, ठीक है, इसके डायरेक्शन भी इस प्रकार ले लेंगे। अब डायरेक्शन के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे तो देखो अब देखो भाई, इस सर्किट को सोल्व करेंगे ना हम, तो पहले 3 से 4 पॉइंट निम्न प्रकार, यानी कि पहले उसको पढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार धारा लेंगे, किस प्रकार न लेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे और किसको नेगेटिव लेंगे। देखो पहला पॉइंट, बंद परिपथ में धारा की दिशा निर्दिष्ट धारा की दिशा में हो तो इसे प्लस चिन्ह के रूप में लेते हैं। यानी यदि परिपथ में जो धारा बह रही है ना और हम ले रहे हैं धारा, दोनों की डायरेक्शन यदि सेम हो तो उसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और यदि दूसरा पॉइंट देखो,
यदि बंद परिपथ में धारा की दिशा निर्दिष्ट धारा के विपरीत हो, यानी कि जो परिपथ में धारा ले रहे हैं और हम जो लूप की धारा ले रहे हैं ना, उन दोनों यदि अलग अलग हो तो फिर धारा लेंगे नेगेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, यदि बंद लूप में निर्दिष्ट धारा की दिशा के चलने पर बैटरी के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे पर पहुंचा जाए तो सेल के विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि हम जो लूप की धारा ले रहे हैं ना, उसमें चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो सेल का है ना नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा ना, तो हम उसमें विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, यदि बंद लूप में निर्दिष्ट धारा की दिशा में चलने पर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पहले आए और नेगेटिव बाद में आए तो उसे विद्युत वाहक बल को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वैसे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, जैसे नेगेटिव की ले ले पहले या पॉजिटिव को, लेकिन लेंगे ना तो एक समान लेंगे। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव लेंगे तो उसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और यदि पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे तो इसमें नेगेटिव लेंगे। यानी जो चिन्ह बाद में आएगा ना उस चिन्ह को लेकर चलेंगे इसमें। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, देखो किस प्रकार। अब ये डायग्राम से थोड़ा आपको समझना है, डायग्राम मैं स्लाइड करके ऊपर ले जा चुका हूँ, इसलिए आपको थोड़ा उसको पीछे जाके देखना है, उस डायग्राम को नोटबुक में बनाना है और उससे फिर इसको सोल्व करना है। देखो, बिंदु सी पर संधि के नियम से I1 प्लस I2 बराबर I3। ठीक है, तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो सर्वप्रथम देखो इसमें लूप लेंगे, ABCFA में लूप के नेम से I1 R1, और यानी कि I2 नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो निर्दिष्ट दिशा ले रहे हैं ना उसके विपरीत दिशा में है, इसलिए इसे ले रहे हैं नेगेटिव। और विद्युत वाहक बल E1 प्लस माइनस E2, अर्थात पॉइंट ए से चलेंगे ना हम तो उसको सर्वप्रथम विद्युत वाहक लेंगे पॉजिटिव, फिर माइनस IR2 प्लस R1 I1 और माइनस एप्सिलॉन 1 बराबर 0। ये ऊपर डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो इस प्रकार आ जाएगा, अर्थात ये माइनस चिन्ह माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन 2 तक, और यहाँ से भी ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लूप लेंगे तो देखो FCDEF लूप के नेम से देखो, पॉइंट F से चलेंगे हम तो I3 R3 प्लस I2 R2 माइनस E2 बराबर 0। तो इसको E2 को इधर लाएंगे RHS में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक है, यानी कि इस सर्किट को सोल्व करेंगे और लूप के नेम से इस प्रकार इसको कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन सेतु। देखो क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु की सर्वप्रथम तो डेफिनेशन लिखते हैं क्या होती है। 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान याद कर लिया जाता है, ऐसे उपकरण को या ऐसी युक्ति को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। यानी हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं और हमें एक प्रतिरोध की वैल्यू नहीं पता है, तो उसको हम पता करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का यूज कर सकते हैं और उससे उस प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु उसमें बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसका सर्किट बनाएंगे। देखो परिपथ व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। देखो ये हमारे पास एक प्रतिरोध लगा हुआ है R1, अर्थात इसे P भी मान सकते हैं, P, इसे Q, इसे R और इसे S। ये R1 R2 R3 R4 भी मान सकते हैं। ठीक है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें धारा बह रही है I1, इसमें I1 ऐसे कैसे आएगी, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है एक धारा में विक्षेप मापने के लिए, तो उसमें भी धारा जाएगी। तो देखो यहाँ पर देखो I1 तो करंट इधर आ रही है और IG करंट इसमें नेगेटिव हो रही है, क्योंकि इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसमें धारा लेंगे तो I प्लस, क्योंकि इसमें I तो यहाँ से आ रही है
ठीक है, ये इधर से और यहाँ से IG और आ रही है, तो इसमें तो जुड़ जाएगी और इसमें घट जाएगी ये, और ये I2 सेम आ जाएगी इसमें I2। ठीक है, ये इसमें करंट का हम डिनोट कर दिया है। ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट होगा B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी नहीं है तो थोड़ी बड़ी बैटरी है, अर्थात बैटरा है। ठीक है, ये यहाँ पर कुंजी लगी हुई है K1 और यहाँ पर विद्युत वाहक E। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा इसकी थ्योरी लिखने के बाद इसको सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या कंडीशन निकल के आएगी देखो। इसकी थ्योरी क्या होगी देखो, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS लेते हैं। प्रतिरोध P व Q को एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तथा RS को दूसरे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इन दोनों प्रतिरोधों को यानी कौन A व C से जोड़ देते हैं। इन दोनों को बिंदु B व D के मध्य एक धारामापी G गैल्वेनोमीटर व कुंजी K2 इस प्रकार जोड़ दिया जाता है। बिंदु A व C के मध्य बैटरी व कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। यह संपूर्ण व्यवस्था व्हीटस्टोन सेतु की परिपथ व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब इसका करेंगे मैथमेटिकल रूप। देखो सर्वप्रथम इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी समझ लेते हैं, किस प्रकार ये कार्य करता है। सर्वप्रथम व्हीटस्टोन सेतु को कुंजी K1 को ऑन किया जाता है, जिससे इसमें I धारा प्रवाहित होती है या गमन करती है। जब यह धारा बिंदु A पर पहुंचती है यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। P व R में प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 है। ये थोड़ा आप डायग्राम में देखते रहिए, क्योंकि मेरे पास डायग्राम स्लाइड से ऊपर चला गया है, ठीक लिए, इसलिए आप इसको देखते रहिए भाई। जिसके कारण P व R के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। बिंदु B व D के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रम से VB व VD है। यदि VB ज़्यादा होगा ना तो B से D की ओर धारा गमन करती है और धारामापी G में विक्षेप का मान IG होता है। ठीक है, इसके बाद यदि VD की वैल्यू ज़्यादा हो, VD की वैल्यू ज़्यादा हो तो D से B की ओर धारा की प्रवाहित होगी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आएगा ना वो कैसे आएगा देखो, विक्षेप पहले की तुलना में विपरीत प्राप्त होता है। यानी कि जैसे इधर पहले इधर प्राप्त हो रहा था ना लेफ्ट साइड, तो अब होगा राइट साइड। ठीक है, विक्षेप यानी गैल्वेनोमीटर में। अब देखो, अब प्रतिरोध P व R को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि बिंदु B व D के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक समान हो। इसे अब विक्षेप को हमें एकदम मिड में लाना है, तो इस प्रकार इसको व्यवस्थित करेंगे कि मिड में किस प्रकार आए। देखो, इस स्थिति में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और धारामापी में विक्षेप 0 प्राप्त होता है। इस अवस्था को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। देखो इसमें क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन व्यवस्था में जो IG है ना, जो गैल्वेनोमीटर में धारा IG आ रही है उसकी वैल्यू 0 होगी। ये कब होगी, जब विभवांतर AB व AD बराबर होगा और जब BC व DC समान होगा। इक्वेशन 1 व 2 को दोनों को रखने पर देखो ओम के नियम से इसमें धारा I1 प्राप्त हो रही है तो IP हो जाएगा। P यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें AD का I2R और BC की लेंगे तो I1Q और DC की लेंगे तो S ले लेंगे यहाँ पर प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 को जब बराबर रखेंगे ना तो ये धारा एकदम बराबर आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो समीकरण 3 व 4 को जब 4 का इसमें भाग देंगे तो I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट और ये व्हीटस्टोन सेतु की यहाँ पर कंडीशन निकल के आ गई, P/Q बराबर R/S। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक पर यदि प्रतिरोध नहीं पता है तो हम यहाँ से
उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है या इसका कंडीशन है। यहाँ तक समझ में आया? तो गाइज हम आज क्या क्या बात किए हैं। पहला टॉपिक हमने किया है विद्युत ऊर्जा, जिसकी हमने कंप्लीट बात की है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक किया है विद्युत शक्ति, जिसको भी हमने कंप्लीट डिस्क्राइब किया है। इसके बाद में हमने किया है विद्युत परिपथ, जिसमें लूप, जंक्शन पॉइंट और ब्रांच यानी शाखा की हमने कंप्लीट बात की है, ठीक है। उसके बाद में हमने किया है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसे लूप का नेम कहते हैं, और उसके बाद में हमने किया है व्हीटस्टोन सेतु। तो हमने अप्रोक्सीमेट 6 से 7 टॉपिक किए हैं। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे। हाँ, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।